नमस्कार दोस्तों, मैं विजय तिवारी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द बुक सोसाइटी में, जहां हम आज की क्लास में सब्जेक्ट कोड BPAC 108 के चैप्टर नंबर 14 की चर्चा करेंगे। चैप्टर का नाम होगा पर्यावरण नीति, जहां इस चैप्टर में हमें यह पढ़ाया जाएगा कि भारत के सामने कौन कौन सी पर्यावरण चुनौतियां हैं और उनसे निपटने के लिए भारत सरकार क्या क्या कार्य कर रही है। सबसे पहले चैप्टर में एक प्रस्तावना दी गई है और चैप्टर की जो शुरुआत है वो यहाँ से है। इस चैप्टर से जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है वो प्रश्न अगर ये बनता है कि पर्यावरण के समक्ष क्या क्या चुनौतियाँ हैं तो ये क्वेश्चन आसान हो जाता है। लेकिन अगर क्वेश्चन ये बनता है कि भारत की पर्यावरण नीति 2006 क्या है, इसके मुख्य सिद्धांतों का उल्लेख कीजिए, तो इसके लिए हमें थोड़ी सी लाइन टू लाइन चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं। तो चलिए चैप्टर की शुरुआत करते हैं और जानते हैं सबसे पहले पर्यावरण शब्द का अर्थ क्या है और भारत के सामने क्या क्या चुनौतियाँ हैं। आशा है अब तक की जो ये सीरीज़ रही ये आपको समझ में आई होगी। आपके स्नेह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे आने वाले विषयों के साथ तो हम जुड़ेंगे। इसके साथ साथ आगे चलकर हम विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए NCERT की भी सीरीज शुरू करेंगे। तो इसलिए आप हमारे चैनल पर बने रहें, वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। तो देखिए, जब हम पर्यावरण शब्द के अर्थ की बात करते हैं तो अंग्रेजी में इसे हम इन्वायरमेंट कहते हैं और इसका मतलब ये होता है कि हमें चारों तरफ से किस चीज़ ने घेर रखा है, जिसमें हमारे आसपास के वातावरण की जब बात करते हैं तो इसमें व्यक्ति भी शामिल हो सकते हैं, पेड़ पौधे भी शामिल हो सकते हैं, पशु पक्षी भी शामिल हो सकते हैं, या फिर वो अपना संचालन कैसे कर रहे हैं, पूरा का पूरा प्राकृतिक विश्व इसी में आ जाता है। तो पर्यावरण पूरी तरीके से मानवीय गतिविधियों से प्रभावित होता है और मनुष्य भी पर्यावरण से प्रभावित होता है। यानी कि मनुष्य और प्रकृति एक दूसरे को लगातार प्रभावित करती रहती है और दोनों के बीच में जो क्रियाएं होती हैं जिसके परिणामतः मानव भूगोल का निर्माण होता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, आज जो ये पर्यावरणीय समस्याएं हैं इन्होंने न सिर्फ एक व्यक्ति को बल्कि समस्त जीव प्रजातियों को प्रभावित किया है और ये किसी एक क्षेत्र या एक समुदाय या एक राष्ट्र की सीमाओं में नहीं है, बल्कि आज पूरा विश्व इन समस्याओं से जूझ रहा है। तो पर्यावरण की बात की जाए तो पर्यावरण हमारे आसपास का वातावरण है जिसमें व्यक्ति भी हो सकते हैं, पेड़ पौधे पशु पक्षी रहते हैं और अपने अपने जीवन का संचालन करते हैं। पर्यावरण के अनेक घटक हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे इस पर्यावरण का गठन हुआ है। ऐसे में मनुष्य अपने लाभ के लिए, अपने कल्याण के लिए प्रकृति पर ही निर्भर है। मनुष्य तथा पृथ्वी की अन्य जातियों के बीच में सबसे बड़ा अंतर है वो ये है कि मनुष्य ने पर्यावरण पर बहुत ही ज़्यादा निगेटिव इम्पैक्ट भी डाला है और हम ये नहीं कह सकते केवल निगेटिव इम्पैक्ट डाला है, पॉजिटिव इम्पैक्ट भी डाला है। पर्यावरण की सुंदरता को भी हमने बढ़ाया है। पर्यावरण पर पहले का अधिक प्रभाव होता है जबकि बाद का बहुत कम होता है। स्वास्थ्य, पारिस्थितिकी तंत्र या पर्यावरण मानव अन्य जीव जंतुओं के लिए समृद्धि और जीवित रहने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसलिए हमें यह जरूरी होगा कि मनुष्य सबसे पहले पर्यावरण से अपना संबंधों को समझे और पृथ्वी को अपने घर की तरह पूजे, अपने घर की तरह इस पृथ्वी की स्वच्छता रखे और इस पृथ्वी को नुकसान पहुंचाने से पहले ये सोचे कि वो अपने घर को नुकसान पहुंचा रहा है। तभी हम पर्यावरण को संरक्षित कर सकते हैं, नहीं तो हम पर्यावरण को जो संरक्षित करने के सिद्धांत है कोरे कागजों में समा जाएंगे, इसके अलावा कुछ नहीं। तो भारत के लिए ये तो पर्यावरण शब्द का अर्थ हो गया। अब बात करते हैं पर्यावरण की चुनौतियां। तो विकास कार्यक्रम और परियोजनाओं की पर्यावरण पर निगरानी करते हुए विभिन्न रिसर्च रिपोर्ट्स आती हैं और ये जितनी भी रिपोर्टें न सिर्फ देश और विश्व में प्रस्तुत की जाती हैं, इनके भयानक फैक्ट होते हैं। जब इन फैक्टों पर हम ध्यान देते हैं तो ऐसा लगता है कि जिंदगी आज ही तबाह है, क्योंकि एक तरफ तो हम देश के आर्थिक विकास की बात करते हैं, वैश्विक विकास की बात करते हैं, सामुदायिक विकास की बात करते हैं, तो दूसरी ओर हम ये देखते हैं कि इन्होंने पर्यावरण पर कितना ज़्यादा दुष्प्रभाव डाला इन नीतियों ने। जब हम स्वास्थ्य और अपने कल्याण के हित की बात करते हैं, आने वाली पीढ़ियों के हित की बात करते हैं, तो हमारे सामने जो सबसे बड़ी चुनौती आती है वो आती है पर्यावरणीय प्रलय, विनाश, पर्यावरणीय विनाश। क्यों? क्योंकि आज मनुष्य विकास की राह में अंधाधुंध आगे बढ़ता गया, जिसकी वजह से उसने प्राकृतिक संसाधनों को बहुत ज़्यादा दुरुपयोग किया और उन्हें नुकसान पहुंचाया। जैसा कि 1972 में स्टॉकहोम में जो सम्मेलन हुआ था पर्यावरण पर, इस सम्मेलन में 113 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था और ये घोषणा की थी कि अब हमें प्राकृतिक पर्यावरण को बचाना होगा। अच्छा, इन्होंने ये सम्मेलन करने की सोची क्यों? तो 1970 के बाद पूरे विश्व के सामने कुछ चीज़ें समस्याएं आई। 1970 के बाद हमने देखा ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, ओजोन परत में क्षय हो रहा है। इतना ही नहीं, पशु पक्षियों की प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं, लेड की मात्रा बढ़ती जा रही है, लोग सांस संबंधी रोगों से ग्रसित होते जा रहे हैं, जलीय जीव जंतुओं की संख्या कम होती जा रही है, पृथ्वी का औसत तापमान बढ़ता जा रहा है, कृषि योग्य भूमि कम होती जा रही है। तो ऐसी बहुत सारी समस्याएं थी जिसकी वजह से ये जो सम्मेलन है 1972 का स्टॉकहोम में किया गया।
तो अगर भारत की बात की जाए तो ये तो विश्व की बात है, भारत की बात की जाए तो भारत पर्यावरण के विनाश की बहुत सारी चुनौतियों का सामना कर रहा है, और इनमें से अधिकतर चुनौतियां इतनी गंभीर हैं कि इनकी क्षतिपूर्ति करना बड़ा असंभव है, क्योंकि संसाधन हमारे खत्म होते जा रहे हैं। भूमि, जल, वायु, वनस्पति, जीव जंतु, हर एक प्रजाति इन चुनौतियों से संबंधित हैं। यहाँ पर बात ये आती है कि पर्यावरण को नष्ट करने वाली जो मुद्दा है वो है सामाजिक समस्याएं, आर्थिक समस्याएं, जहाँ एक तरफ हमें अपनी जीडीपी बढ़ानी है, अपनी अर्थव्यवस्था का विकास करना है, तो दूसरी ओर पर्यावरण को भी बचाना है। तो ऐसे में क्या करे सरकार? कल्याण करे, देश के विकास को बढ़ावा दे, या पर्यावरण को बचाए? ये बहुत बड़ी चुनौती है। ऐसे में देश की चुनौती के सामने जो पहला मुद्दा आता है वो है जनसंख्या। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सारी समस्याओं की जननी जो है वो जनसंख्या है, और भारत विश्व में जनसंख्या के मामले में दूसरा बड़ा देश है। ऐसे में बात ये नहीं है कि जनसंख्या ज़्यादा है, बात यह है जनसंख्या में भी गरीबी बहुत ज़्यादा है। और ऐसे में ये कहते हैं कि गरीबी में एक ऐसे अनेक आयाम है जो भयंकर प्रदूषण फैलाने में सहयोग देते हैं, क्योंकि गरीबी है तो अशिक्षा है, अशिक्षा है तो हमें अपने मूल्यों के बारे में पता ही नहीं है, हमें अपने प्रॉफिट लॉस के बारे में पता ही नहीं है, हमें ये नहीं पता कि जिस बीड़ी को एक गरीब पी रहा है उसका धुआं उसके बच्चे के लिए ही कैंसर का कारण बन सकता है। गरीबी केवल मानवीय पर्यावरण को नष्ट नहीं करती, बल्कि विकास में भी बाधा पहुंचा रही है। ग्रामीण गरीबों की जो निर्भरता है, आदिवासी जो समाज है, ये प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर रहते हैं। अब ऐसे में ये आदिवासी जो प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर हैं, ऐसे में जो गांव के लोग जो प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर हैं, ये क्या करते हैं? वनों के लकड़ी काटते हैं, लकड़ी को चूल्हे में जलाते हैं। अब लकड़ी काटी, एक पेड़ खत्म किया, उसके बाद उसे चूल्हे में जलाया और प्रदूषण किया, वो दूसरी बात। लेकिन देखिए किताबें गलत लिख रही हैं, ये गरीबों के मत्थे मढ़ा जा रहा है। प्रदूषण जो है ना वो गरीबों की देन नहीं है, प्रदूषण तो अमीरों की देन है, क्योंकि पूंजीवाद ने अमीरों को अमीर बना दिया और गरीबों को गरीब बना दिया है। तो ऐसे में जिसके पास एलपीजी सिलेंडर नहीं है वो कहाँ पे अपना खाना बनाएगा? लेकिन हमें खैर किताबी बात पर भी ध्यान देनी है, क्योंकि नंबर तो हमें किताबी बात दे रही है, लेकिन पढ़ते वक्त हमें ये भी देखना चाहिए कि ये कहीं गरीबों को लपेटने की कोशिश तो नहीं की जा रही। तो पर्यावरणीय निम्नीकरण करने में चीज़ें सहयोग दे रही हैं। उपजाऊ भूमि खत्म होती जा रही है, जंगल के जो मूल्यवान पदार्थ हैं, वन संपत्ति, जंगली जानवर, मछलियाँ, जल और वायु, ये सब चीज़ें धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। उसका रीज़न ये है कि जो हमारा ग्रामीण समाज है वो पूरी तरीके से पर्यावरण पर निर्भर है। आदिवासी समाज है जो पूरी तरीके से पर्यावरण पर निर्भर है, जिसकी वजह से वो पर्यावरण का अत्यधिक उपयोग करते हैं। अब ये तो बात हो गई गाँव की। शहरों की बात की जाए तो शहरों में गरीबों को क्या कहा गया है? शहरों में गरीबों के लिए कहा गया कि ये तो जी कूड़ा कचरा फैला रहे हैं, जिसकी वजह से कूड़ा, जनसंख्या शहरों की ज़्यादा है और कूड़े कचरे का ठीक से निपटान नहीं हो रहा। स्वच्छता की स्थिति बहुत भयानक है। उद्योगों और वाहन से निकलने वाला जो प्रदूषण है ये प्राकृतिक संसाधनों पर ही प्रभाव नहीं डाल रहा, बल्कि लोगों के स्वास्थ्य पर भी प्रभाव डाल रहा है। गरीबी और पर्यावरण में जो गिरावट है, इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? जनसंख्या की वृद्धि। शहरों में गंदी बस्तियों का निर्माण हो रहा है, गांव से बहुत सारे लोग पलायन कर रहे हैं कहाँ पर? शहरों में, जिसकी वजह से शहरों की स्थिति बद से क्या होती जा रही है? बदतर। संसाधनों पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। जल संसाधन क्या होता जा रहा है? इसकी मांग बढ़ती जा रही है और पूर्ति लगातार कम होती जा रही है। खाद्य संसाधन जो हैं ये लगातार कम होते जा रहे हैं। शहरी जनसंख्या जिस प्रकार से बढ़ रही है उस प्रकार से घरों की कमी भी हो रही है, गंदी बस्तियां बढ़ती जा रही हैं, पर्यावरण में भारी गिरावट होती जा रही है। वहीं ग्रामीण स्थिति का सवाल करें तो ग्रामीण स्थिति में भी समान समस्याएं बनी हुई हैं। गांव में आवास, जलपूर्ति, बिजली जैसी भयंकर समस्याएं, इंटरनेट की सुविधा नहीं है, ईंधन के लिए वनों की कटाई हो रही है, पशुधन के लिए चारे जो हैं, जो चारा है वो उपलब्ध नहीं है, घास के मैदान खत्म होते जा रहे हैं। ये सब भारत के सामने प्रमुख समस्याएं गाँव और शहरों में। अगली समस्या है भूमि पर दबाव, यानी कि जिस हिसाब से जनसंख्या बढ़ती जा रही है उस प्रकार से भूमि तो नहीं बढ़ रही ना, भूमि तो उतनी है। तो ऐसे में खाने की मांग ज़्यादा बढ़ रही है, खाने की मांग ज़्यादा बढ़ रही है, जिससे भूमि पर दबाव बढ़ रहा है। किसान ज़्यादा ज़्यादा खेती करना चाह रहा है, ज़्यादा ज़्यादा फर्टिलाइजर्स का यूज़ कर रहा है, जिसकी वजह से क्या है? भूमि बेकार होती जा रही है, भूमि में रसायन की मात्रा बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से हो ये रहा है कि भूमि में बंजरपन बढ़ता जा रहा है। और उधर अत्यधिक वनों की जो कटाई हो रही है, अत्यधिक वनों की जो कटाई हो रही है, जिसके परिणाम स्वरूप हम समझ रहे हैं कि वन का क्षेत्रफल घट रहा है। अब देखो, वनों की अगर कटाई ज़्यादा होगी तो वनीय जीव जंतु जो प्रजातियां हैं वो भी विलुप्त हो जाएंगी, क्योंकि आखिर उन जीव जंतुओं की जो घर है वो वनी तो हैं, तो वो कहाँ रहेंगे? तो ऐसे में जो पारिस्थितिकी तंत्र है हमारा, जो पूरा पूरा चक्र है वो प्रभावित हो जाता है। इसके अलावा जो औद्योगिकरण बड़े पैमाने पर हो रहा है, जो शहरीकरण बड़े पैमाने पर हो रहा है, इसकी वजह से ही पर्यावरण में गिरावट दर्ज हो रही है। आज शहरों के निर्माण के लिए हम बड़े पैमाने पर वनों का सफाया करते जा रहे हैं, आवास, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना रहे हैं। प्राकृतिक वनों का संरक्षण हम करना चाहते हैं, लेकिन अर्थव्यवस्था के विकास के लिए उनको काटना ही बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो वनों की कटाई की वजह से प्राकृतिक संसाधन पूरी तरीके से नष्ट होते जा रहे हैं, पशुओं की जो जातियाँ हैं, प्रजातियाँ हैं, वो विलुप्त होती जा रही है। गंभीर समस्या बन गई है, यहाँ से यहाँ तक यही लिखा है। आगे चैप्टर में प्रदूषण की बात की जा रही है। जल, वायु, भूमि,
विभिन्न प्रकार के जो प्रदूषण है ये नागरिक जीवन की जो आयु है उसे कम करते जा रहे हैं, जिसमें से जल प्रदूषण तो एक गंभीर समस्या बन चुका है, जो कि लोगों के स्वास्थ्य के लिए सबसे ज़्यादा हानिकारक है। क्योंकि मनुष्य अपनी सभी आवश्यकताओं के लिए किस पर डिपेंड है भाई? जल पर डिपेंड है। चाहे वो पानी पीने की बात हो, चाहे वो डेली रूटीन के कार्यों की बात हो। ऐसे में जितना भी पानी है उसमें का 70% पानी पता है किससे रिलेटेड है? खासतौर पे नगरों में जो हम लोग पानी पी रहे हैं, जल बोर्ड का पानी जो पी रहे हैं, उसमें नगरों शहरों और उद्योगों के जो समुदाय का मलमूत्र है, कचरा है, रसायन है, जहरीले पदार्थ है, वो नदियों में डाल दिए जा रहे हैं और उन्हीं को फिल्टर करके हमें भेज दिया जा रहा है। तो ऐसे में जो आयु हमारी 70 साल होगी वो 50 ही बचेगी, 50 है तो 30 ही बचेगी। तो भारत में जल अन्य संसाधनों से सबसे ज़्यादा दुर्लभ है। हमारी जनसंख्या बात की जाए तो 16% है और पानी हमारे पास केवल 4% है जो टोटल पानी पीने लायक है उसमें से। तो ऐसे में भारत में जितनी बीमारियां उसमें से 67% जो बीमारियां हैं वो लगभग जल से पैदा होने वाली बीमारियां, जैसे टाइफाइड, संक्रामक रोग, हैजा, दस्त लगना। ऐसे में भारत की जो सबसे बड़ी, जिस पर हम निर्भर हैं, गंगा नदी, आज ये बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो चुकी है। क्योंकि औद्योगिक जो जितनी भी औद्योगिक इकाइयाँ ये घटिया किस्म के जितने भी रसायनों का यूज़ कर रही हैं वो सब नदियों में डाल दे रही हैं। तो प्रदूषण आज किस प्रकार से हमें प्रभावित कर रहा है ये बात आप समझ रहे हैं। आज जल के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, अन्य प्रदूषण की व्यापक मात्रा का उत्सर्जन हुआ है, जिसके परिणामतः जल प्रदूषण हुआ है, वायु प्रदूषण भी हुआ है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात है ध्वनि प्रदूषण। आज क्या हुआ, इतना ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन हो गया है, इतने ज़्यादा परिवहन के साधन बढ़ गए हैं, औद्योगिक, मनोरंजन, धार्मिक गतिविधियाँ, लाउड स्पीकर्स का शोर, ये इतना ज़्यादा है कि आप एकांतवास कहीं पे मिल ही नहीं सकता आपको, जिसकी वजह से डिप्रेशन की समस्या आ जा रही है लोगों को। हम ही लोग हैं जो ये ऑडियो लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं, रात में रिकॉर्ड करना पड़ता है क्योंकि दिन में इतना ज़्यादा शोर ही है। इसके अलावा अगली चुनौती क्या है? देखिए, जनसंख्या एक चुनौती है, भूमि पर दबाव एक चुनौती है, प्रदूषण एक चुनौती है, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती पता है क्या है? सरकार की नीतियाँ। सरकार नीतियाँ तो बनाती है पर्यावरण के लिए, 2 करोड़ पौधे लगाएंगे, 50 पौधे लगा के फ़ोटो खिंचवा दिए, काम हो गया, पैसा जब्त। तो जितनी भी संस्थाएं हैं, जितनी भी नीतियाँ हैं, ये सफल नहीं हो पाती, ये ज़मीनी स्तर पर लागू नहीं हो पाती। सरकार जो अनुदान देती है उसमें बड़े पैमाने पर भ्रष्ट है, जिसकी वजह से ना संस्थागत नीति असफलता जो है ये पर्यावरण को बढ़ावा दे ही नहीं पाती। विश्व के जो कुछ पर्यावरणीय मुद्दे हैं जिन्होंने ना सिर्फ विश्व पर बल्कि भारत पर भी प्रभाव डाला है, उनमें से सबसे बड़ा मुद्दा है ओजोन परत में क्षय होना, बायोडाइवर्सिटी में कमी आना, ये विश्व की पर्यावरणीय चिंताएं हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर लगातार बढ़ता जाना, धुएं का उत्सर्जन लगातार बढ़ता जाना, ग्लेशियर्स का पिघलना, ये विश्व के सबसे बड़े पर्यावरणीय मुद्दे हैं जिनकी चर्चा हमने ऑलरेडी चैप्टर में पहले ही कर ली है। पर्यावरणीय संबंधी समस्याओं की बात की जाए तो आज जो तकनीकों का प्रयोग बहुत तेज गति से हम कर रहे हैं, इससे में क्या आ रहा है, इसमें आज जो हम हथियारों की होड़ लग गई है। आज देख रहे हैं हम रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान कितने सारे भयानक मिसाइलों का न सिर्फ परीक्षण किया बल्कि प्रयोग भी किया गया। तो आज जो बड़े पैमाने पर शस्त्रों की होड़ चल रही है, बड़े पैमाने पर कचरा जो पैदा हो रहा है, ओजोन परत में जो क्षय हो रहा है, जलवायु परिवर्तन हो रहे हैं, ये सब समस्याएं अगर हम ये जब तक नहीं खत्म करेंगे तब तक हम पर्यावरण को संरक्षित नहीं कर सकते। तो एग्जाम में अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछ ले कि पर्यावरण को परिभाषित कीजिए और पर्यावरण किन किन चुनौतियों का सामना कर रहा है, तो आई होप सो इस प्रश्न का उत्तर देने में आप सक्षम है। लेक्चर अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में पर्यावरण को बचाने के लिए और क्या मुद्दे हो सकते हैं वो आप जरूर टाइप कीजिए। देखिए, हम इसलिए नहीं पढ़ रहे कि हम एग्जाम में नंबर लाने हैं, हालांकि हम इसीलिए पढ़ रहे हैं तभी तो पेपर से एक दिन पहले वीडियो देखते हैं। लेकिन ये किताबें जो इतनी मोटी मोटी छापी गई हैं ना, ये किताबें इसलिए छापी गई हैं ताकि हमारे अंदर ह्यूमनिटी का निर्माण हो सके, क्योंकि हम आर्ट साइड के स्टूडेंट हैं। तो ऐसे में ना हमारे सामने हमारा जो काम है ना समाज में, वो सबसे बड़ा काम है कि समाज को मानवता के रास्ते पर लाना, और उसके लिए हमें ही आगे बढ़ना पड़ेगा। तो आगे चैप्टर में राष्ट्रीय पर्यावरण नीति 2006 के बारे में लिखा गया है। तो जब हम राष्ट्रीय पर्यावरण नीति 2006 के उद्देश्यों की बात करते हैं तो देखिए, भारत सरकार ने सन 2006 में राष्ट्रीय पर्यावरण नीति यानी कि NEP लागू की थी, जिसका पहला उद्देश्य ये था कि जितने भी संकटाग्रस्त प्रजातियाँ उनका संरक्षण किया जाए, यानी कि जितनी प्रजातियाँ विलुप्त होने की कगार पर हैं या भविष्य में विलुप्त हो सकती हैं उनका संरक्षण किया जाएगा। गरीबों के लिए आजीविका की सुरक्षा की जाएगी, अंतर पीढ़ीगत समानता को बढ़ावा दिया जाएगा, आर्थिक सामाजिक विकास की योजना को बढ़ावा दिया जाएगा, पर्यावरणीय संसाधनों की सक्षमता का प्रयोग किया जाएगा, पर्यावरण के ऊपर लगातार जागरूकता बढ़ाई जाएगी, संसाधनों की वृद्धि को बढ़ावा दिया जाएगा। अब ऐसे में इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कुछ सिद्धांत रखे गए कि इन सिद्धांतों पर चलकर इन उद्देश्यों की हमें पूरी करनी है। तो सबसे पहला हमारा सिद्धांत था कि हम विकास तो करेंगे लेकिन प्रकृति के साथ तालमेल बढ़ाकर। विकास इस प्रकार से करेंगे कि आने वाली पीढ़ियों को भी संसाधन मिल सकें।
सस्टेनेबल डेवलपमेंट बढ़ावा देंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है अपने संसाधनों का प्रयोग इस प्रकार से करना ताकि आने वाली पीढ़ियां भी उन संसाधनों का प्रयोग कर सकें। पर्यावरण संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ावा देंगे। पर्यावरण की गिरावट को रोकने के लिए प्रभावी तकनीक को बढ़ावा देंगे। पर्यावरण संरक्षण के समर्थन में विभिन्न प्रकार की लोक नीतियाँ बनाएंगे, यानी कि पब्लिक पॉलिसी बनाएंगे जिसमें कॉस्टिंग कम से कम हो और प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा हो। मनुष्य के स्वास्थ्य, जीवन, पर्यावरणीय जीवन से सहायक प्रणाली से संबंधित जितने भी मुद्दे हैं उन पर गौर फरमाया जाएगा। मानव के प्रति जितने भी पर्यावरण संसाधन के प्रयोग में निर्णय निर्माण हैं, इनके जो अब तक व्यवहार में नहीं लाया गया उन्हें व्यवहार में लाया जाएगा। इक्वलिटी को बढ़ावा दिया जाएगा। संवैधानिक नीतियों और दायित्वों को जमीनी स्तर पर लागू किया जाएगा। और प्रदूषणकर्ता भुगतान दृष्टिकोण, यानी कि जो बंदा प्रदूषण करेगा उसके ऊपर जुर्माना लगाकर उसकी क्षतिपूर्ति ली जाएगी। ऐसे में बहुत सारी औद्योगिक इकाइयों पर चालान भी काटे जाते हैं। सभी प्राकृतिक संसाधनों का जो ट्रस्टी होगा वो केंद्र सरकार होगी, यानी कि सारे के सारे प्राकृतिक संसाधन राष्ट्र हितों के लिए यूज़ किए जाएंगे। राज्य और स्थानीय स्तर पर पर्यावरण के मुद्दों से निपटने के लिए केंद्रीय प्राधिकरणों का निर्माण किया जाएगा। पर्यावरण की नीतियों को सूत्रबद्ध किया जाएगा और उनका मूल्यांकन करने के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार विभिन्न एजेंसियों की मदद से कार्य करेंगी। आर्थिक सामाजिक स्तर पर पर्यावरण की आवश्यकताओं को समझा जाएगा और पर्यावरण में होने वाली हानियों को प्राचीनता के आधार पर रोक दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो परंपराओं में चल रही हैं तो चलती रहेंगी। खास तौर पर जैसे कि ईंधनों के लिए वनों की जो कटाई होती है उसको रोक लगाया जाएगा। और ऐसे में यदि किसी जन कल्याण के हितों की अनदेखी करनी है पर्यावरण को बचाने के लिए, तो पर्यावरण को पहले प्राथमिकता दी जाएगी, जन कल्याण को बाद में। तो ये राष्ट्रीय नीति की 2006 के उद्देश्य थे। आगे ये बताया गया है सरकार और क्या नीतियाँ चलाती हैं। सरकार ने इसके लिए एक संवैधानिक ढांचे क्या रख रखे हैं। तो भारतीय संविधान की बात की जाए तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 48A में और 51A में सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी कि सतत विकास को बढ़ावा देने की बात की गई है। देश के पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार, जंगली और जंगली जीव जंतुओं की सुरक्षा करेगी सरकार, ऐसा आर्टिकल 48A और 51A में बात की गई है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 21 में भी ये बात की गई है कि हर एक व्यक्ति को जीवन जीने का अधिकार है, यानी कि राइट टू लाइफ है। ऐसे में उसे स्वच्छ पर्यावरण चाहिए ही चाहिए। इसके अलावा अगर बात करें, सरकार समय समय पर ऐसे अधिनियम बनाती है जिसके माध्यम से पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा दिया जाता है। जैसे कि सरकार ने राष्ट्रीय जल नीति 2012, राष्ट्रीय वन नीति 1988, राष्ट्रीय कृषि नीति सन 2000, राष्ट्रीय पर्यावरण नीति 2006, किसानों के लिए राष्ट्रीय नीति 2007, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 जैसे विभिन्न अधिनियम लाए हैं, जिसका प्रमुख उद्देश्य यही रहा है कि पर्यावरण का संरक्षण करना। इसके अलावा सरकार ने क्या करा है, 1974 में जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम लेकर आई है। संविधान का आर्टिकल 252 का पार्ट 1 ये कहता है कि 12 राज्यों ने ये संकल्प पारित किए हैं। आर्टिकल 152 के तहत केंद्रीय संसद ने जल और वायु को प्रदूषित होने से बचाने के लिए 1981 का अधिनियम बनाया है। इसके अलावा संसद ने जल प्रदूषण को निपटाने के लिए 1977 का एक अधिनियम बनाया है। लेकिन समस्या ये रही कि ये जो अधिनियम बने, इन अधिनियमों को लागू करने के लिए ज़मीनी स्तर पर जो फंड था उसकी लगातार कमी देखी गई है। 1984 में हमारे देश में एक बहुत बड़ी घटना घटी भोपाल में, जिसे हम भोपाल गैस कांड का नाम देते हैं, जिसमें बहुत सारे बेकसूर लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी जहरीली गैस के रिसाव की वजह से। ऐसे में आलोचना उठाई जाती है कि जो सरकारी नीतियाँ ये सिर्फ कागजों में रह जाती हैं या फिर वास्तव में ज़मीनी स्तर पर इन्हें लागू किया जाता है। आगे चलकर सरकार ने 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम बनाया, जो कि पर्यावरणीय चुनौती से निपटने में बहुत हद तक कारगर भी रहा है। आज बड़े पैमाने पर जो वन का जो रिजर्व सेंटर है वो जो बढ़ा है, यानी कि 33% पर वन होने चाहिए, आज 24% क्षेत्र पर वन हैं। तो वनों को जो बढ़ावा दिया गया वो 1986 अधिनियम के तहत किया गया है। इसके साथ साथ अगर हम ब्रिटिश शासनकाल की बात की जाए तो ब्रिटिश शासनकाल के तहत 1927 में एक अधिनियम पेश किया गया था, भारतीय वन अधिनियम। इसी को आगे चलकर संशोधित करके राष्ट्रीय वन नीति 1988 के रूप में लागू किया गया है। इसके अलावा केंद्र सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम 1980 को लागू किया है। प्रोजेक्ट टाइगर भी चलाया है। वन्य जीव संरक्षण 1972 चलाया, इसी के तहत प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में चलाया गया था। बहुत सारे हाथी रिजर्व भी, एलिफेंट रिजर्व भी स्थापित किए गए हैं, राष्ट्रीय उद्यान भी स्थापित किए गए हैं। इसी प्रकार से कीटनाशी अधिनियम 1968 को लागू किया गया है और बायोडाइवर्सिटी से संबंधित अधिनियम 2002 में लागू किया गया है। तो ये भारत सरकार के प्रयास हैं। इसके अलावा केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु जो परिवर्तन मंत्रालय है, ये भी
अपनी तरफ से कार्य कर रहा है। इसने आज जो कचरा विभिन्न प्रकार की समस्या बन चुका है शहरों में, कूड़ा कचरा, और अभी हमने देखा कि सन 2022 में जो दिल्ली में एमसीडी चुनाव हुए, इसमें कूड़ा कितना बड़ा एक समस्या बन चुका था, एक मुद्दा बन गया था, चुनावी मुद्दा बन गया था कि आम आदमी पार्टी ने तो एक नारा दे दिया था, कूड़े के पहाड़ को हटाना है, दिल्ली को चमकाना है। तो इतना बड़ा समस्या बन चुकी है कूड़ा। इसके लिए 2018 में कानून बनाया गया कि नगर पालिकाएं और जो पंचायतें हैं ये अपने अपने क्षेत्र में इस कचरे निपटान संबंधित जितनी भी तकनीक हो सकती है उसको लागू करें। तो ये भारत सरकार के प्रयास हैं भाई पर्यावरण के लिए। अब हमारे जो जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इसका उद्देश्य क्या है? तो ऑलरेडी हम इतनी सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं तो हमें पता ही चल गया होगा। इसका उद्देश्य है पर्यावरण को कुल मिलाकर बचाना। इसके तहत इंटरनेशनल लेवल पर देखा जाए तो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम चलाया गया है, जो कि विभिन्न देश की सरकारों को न सिर्फ ट्रेनिंग देता है बल्कि मार्गदर्शन भी करता है और विभिन्न कार्यक्रमों के बारे में बताता है कि पर्यावरण को बचाने के लिए क्या क्या करना चाहिए। लेकिन जब इतने सारे कार्यक्रम चल रहे हैं तो बात ये आती है उन कार्यक्रमों का हमें सॉल्यूशन नहीं दिखाई देता, हमें रिजल्ट नहीं दिखाई देता कि वास्तव में वो कार्यक्रम ढंग से कर रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं। ये हम आलोचना कर सकते हैं। हमारे देश में बात की जाए तो पर्यावरण नियंत्रण बोर्ड बनाया गया है। पर्यावरण की आर्थिक समृद्धि और शहरीकरण की चुनौतियाँ क्या है भाई? तो शहरों की जो चुनौतियाँ हैं आज ये है कि हमारा सबसे पहला उद्देश्य है आर्थिक विकास करना। तो जब हम आर्थिक गतिविधियों का विकास करते हैं, आर्थिक समृद्धि का विकास करते हैं, तो विकास की वो कीमत पर्यावरण को चुकानी ही पड़ती है, क्योंकि पर्यावरण की कीमत चुकाए बिना हम कभी विकास कर ही नहीं सकते। तो वस्तु उत्पादन और सेवाओं में प्रयोग करने की जितनी भी चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, जैसे जल, लकड़ी, खनिज, तो ऐसे में जितने भी उत्पाद हो रहे हैं उनके निर्माण में इन चीज़ों का यूज़ किया जा रहा है। और जितनी भी औद्योगिक इकाइयाँ वो बड़े पैमाने पर जो अपशिष्ट फैला रही हैं, कचरा फैला रही हैं, इतना ही नहीं रसायन जो जहरीली गैसें फैला रही हैं, जहरीले जो रसायन है उसे नदियों में छोड़ दे रही है। ये सब बहुत बड़ी समस्या बन चुकी हैं, जिसके परिणामतः बहुत सारी प्रजातियां विलुप्त होने की कगार पर हैं। अंत में चैप्टर का एक निष्कर्ष दिया है। क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पर 1986 पर टिप्पणी कीजिए, या प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में सरकार द्वारा किन संविधियों को पारित किया गया है उनकी व्याख्या कीजिए। चैप्टर में निष्कर्ष है कि आज पूरे विश्व में पर्यावरण एक गंभीर समस्या बन चुकी है। मानव गतिविधियां जितनी ज़्यादा प्रकृति में हस्तक्षेप कर रही हैं उतनी तेज गति से प्रकृति सिकुड़ती जा रही है। तो ऐसे में हमें ज़रूरत है मनुष्य और प्रकृति के बीच में एक ऐसे संबंधों की स्थापना करना जिससे सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी कि सतत विकास, आने वाली पीढ़ियों का विकास हो सके, हमारा विकास हो सके और पृथ्वी ग्रह को भी सुरक्षित किया जा सके। आई होप सो चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चैप्टर थोड़ा सा ईजी भी था, डेली रूटीन की बात है इसमें। ये पूरी सीरीज आपको पूरी तरीके से समझ में आई होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।